गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब? वही मस्त और स्वस्थ। तो बच्चों, मैं आपका मयंक सर। आज ये जो अपना लेक्चर है एंजाइम का लेक्चर सेकंड बेटा जी अपन स्टार्ट करेंगे। तो कल का जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें अपन ने बायोमोलिक्यूल का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट स्टार्ट किया था, एंजाइम। उसमें बेटा जी अपन ने एंजाइम्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। बता रहे थे एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, हालांकि एक एक्सेप्शन भी बच्चों बताया था आपको, राइबोजाइम, वो एंजाइम जो किसका बना था, आरएनए का। बता रहे थे एंजाइम का मोलिकुलर वेट हाई होता है। एंजाइम की बच्चों अपन ने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, कैसे? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। और ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी? तो हम बता रहे थे बेटा जी, वो एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी जो किसी रिएक्शन को रिक्वायर्ड होती है, किसी रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। अब अपन ने कहा था कि जब एंजाइम होंगे तब ये एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बेटा जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई तो जो सबस्ट्रेट है वो फास्ट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, तो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। एक वो CO2H2 वाला एग्जांपल लेकर भी बताया था आपको बच्चों। कार्बोनिक एसिड बताया था इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, और इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एक एंजाइम आया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसको हमने बोला था फास्टेस्ट एंजाइम ऑफ बॉडी। अब बच्चों उसके बाद अगला जो एंजाइम का ये लेक्चर है, इसमें पहले अपन बात करते हैं, आज 2-3 पॉइंट पे बेटा जी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपन ले रहे हैं नोमेनक्लेचर, एक बात करेंगे बेटा जी क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। तो नोमेनक्लेचर का मीन तो नामकरण हो गया, सिंपल सा। वो जो पॉइंट है क्लासिफिकेशन, इसमें अपन एंजाइम्स को बेटा जी अलग अलग क्लास वर्गों में क्लासिफाइड करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। तो जो नोमेनक्लेचर होता है, नामकरण बेटा जी, कि एंजाइम का नाम कैसे रखते हैं, 2-4 सिंपल सी मेथड के बारे में बात कर लूं। कि पहली चीज बेटा जी, जो एंजाइम का नोमेनक्लेचर है उसमें एक इन जनरल अपन सफिक्स यूज करते हैं, क्या? एज। अगर एज सफिक्स लगा हुआ है इन जनरली बेटा जी, वो यूज होगा किसके लिए? एंजाइम के लिए। सफिक्स एज है एंजाइम। जैसे कुछ एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो, बताओ कोई एज लगा के अपन एंजाइम बना सकते हैं। मैंने लिखा लाइपेज, एंजाइम है। न्यूक्लिएज लिखा बेटा जी, एंजाइम है। एमाइलेज लिखा, तो अगर एज सफिक्स लगा हुआ है तो उसका मीन बेटा जी वो क्या रहेगा? एंजाइम रहेगा। लाइपेज लिपिड फैट को डाइजेस्ट करने वाला है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं बच्चों सारे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं ये। न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा, और एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता है माल्टोज में, वही। तो पहला तो इन जनरल नोमेनक्लेचर बता दिया कि सफिक्स क्या लगा हुआ मिलेगा? एज लगा मिलेगा। एक बेटा जी एंजाइम का जो नोमेनक्लेचर है वो बेस्ड ऑन और ऑन द बेसिस ऑफ, बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट, क्रियाधार के आधार पर, कि सबस्ट्रेट के बेस पे अपन एंजाइम का नामकरण बेटा जी कैसे रखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। तो कुछ एंजाइम का जो नाम है वो बेटा जी सबस्ट्रेट के बेस पर भी रखते हैं कि किस सबस्ट्रेट पर एंजाइम एक्ट करता है। लाइक एग्जांपल लेके देख लो, समझ लो। जैसे एक तरफ मैंने नेम ऑफ सबस्ट्रेट लिख दिया, एक तरफ एंजाइम लिख दिया। जैसे मैंने सबस्ट्रेट बेटा जी लिखा सुक्रोज, एक हमने लिख दिया माल्टोज। मैं उन्हीं एंजाइम्स के एग्जाम्पल बेटा जी बताऊंगा जो आपने कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में पढ़े हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में खूब सारे एंजाइम आते हैं, उन्हीं को एक तरह से अपन रिकॉल रिवाइज कर लेते हैं इस चैप्टर में। तो सबस्ट्रेट हो गया सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग बेटा जी नेम ऑफ एंजाइम आ जाएगा। कैसे? सुक्रोज के लिए कौन सा एंजाइम बता सकते हो आप? सुक्रेज बता सकते हो। माल्टोज पर एक्ट करेगा वो कौन सा हो गया? माल्टेज हो गया। और लैक्टोज पे बेटा जी एक्ट करेगा वो लैक्टेज हो गया। यहां जो आपने नोमेनक्लेचर लिखा वो किस पर बेस्ड है? वो सबस्ट्रेट पर बेस्ड है। ठीक है, चलें। तो दूसरा बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट। तीसरा जो बेटा जी एंजाइम का नोमेनक्लेचर है वो एक और क्राइटेरिया है, एक और बेसिस मान लो आप, ऑन द बेसिस ऑफ और बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ रिएक्शन, कि एंजाइम कौन सी रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है, किस टाइप की रिएक्शन के लिए एंजाइम कैटेलाइज कर रहा है, उसके बेस पर भी बेटा जी एंजाइम की कैटेगरी है, नोमेनक्लेचर है। जैसे अगर टाइप ऑफ रिएक्शन
और उसमें काम आने वाला एंजाइम। जैसे हाँ, तो नेक्स्ट बेटा जी, बेस्ड ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन के बेस पर कि कौन सी रिएक्शन को एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है, उसके बेस पर। जैसे रिएक्शन बेटा जी अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन है या रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन टाइप की, ऑक्सीकरण है या अपचयन है, तो ऑक्सीडेशन में तो कौन सा एंजाइम हम लिख देंगे अपन, ऑक्सीडेज। रिडक्शन को जो कैटालाइज करे वो एंजाइम कौन सा आ गया, रिडक्टेज आ गया। आएंगे अभी क्लासिफिकेशन में, एग्जांपल आपको बताऊंगा मैं, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज आएगा बेटा जी, नाइट्रेट रिडक्टेज आएंगे, ऐसे सारे। तो रिएक्शन के बेस पर एंजाइम का नोमेनक्लेट या सबस्ट्रेट क्या है उसके अकॉर्डिंग, और इन जनरल बेटा जी सफिक्स क्या लगा दिया जाएगा, एज लगा दिया जाएगा। चलो नोमेनक्लेचर के बाद अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जी, एंजाइम का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम का वर्गीकरण, तो देखो बेटा जी एंजाइम को कैसे क्लासिफाई करते हैं अपन, कौन सी क्लास में कितने वर्गों में उसको वर्गीकृत किया जाता है, वो अपन इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। तो जो क्लासिफिकेशन का बेस है बेटा जी, पहले एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। जैसे ऑर्गेनिक में बेटा जी IUPAC की बात अपन करते हैं ना, वैसे एक बड़ा यूनियन है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इसकी एक ब्रांच मान लो, इसी का एक पार्ट है एंजाइम कमीशन, EC, एंजाइम कमीशन। तो एंजाइम को जो क्लासिफाई करने का काम है, एंजाइम को वर्गीकृत करने का बच्चों रेस्पॉन्सिबिलिटी है IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। उसकी एक ब्रांच मान लो, उसी का एक पार्ट एंजाइम कमीशन। एंजाइम कमीशन के अकॉर्डिंग बेटा जी इन्होंने सबसे पहले एंजाइम को क्लासिफाई किया है, और इस एंजाइम कमीशन ने एंजाइम्स को क्लासिफाइड इनटू 6 क्लासेस। तो इन एंजाइम्स को कितने, 6 क्लासेस में क्लासिफाइड किया, किसने, एंजाइम कमीशन ने। क्लासिफाइड इनटू 6 डिफर क्लासेस। और ये जो क्लासिफिकेशन है बेटा जी वो बेस्ड ऑन रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन को कैटेलाइज करता है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने एंजाइम को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया एंजाइम कमीशन ने, जो पार्ट है किसका, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री का। ये क्लासेस पूछी जाती है, अपन इसको सीक्वेंस में बेटा जी 1 बाय 1 लेंगे अपन। तो 6 क्लासेस है एंजाइम की, और वो क्लासेस किस पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन रिएक्शन। रिएक्शन के बेस पर क्लासिफाई किया। अब जब बेटा जी एंजाइम को लिखा जाएगा तो उसके लिए एक पर्टिकुलर कोड होता है। तो एंजाइम कमीशन ने एक स्पेसिफिक कोड और एक डिजिट बेटा जी जनरेट की एंजाइम के लिए। एंजाइम के क्लासिफिकेशन के लिए एक विशेष प्रकार का कोड और डिजिट को जनरेट किया। और डिजिट ऐसे होती है बेटा जी, 4 डिजिट होती है। किसी भी एंजाइम को जब अपन क्लासिफाई करेंगे, उसको लिखा जाएगा तो इसे 4 डिजिट में लिखते हैं। डिजिट कितनी है, 4। हालांकि क्लास कितनी रहेगी, 6 क्लासेस। अब इन 4 डिजिट को बेटा जी ऐसे डिनोट अपन करेंगे कि पहला जो कॉलम है फर्स्ट, वो तो रिप्रेजेंट करेगा उस एंजाइम की क्लास को। फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट करेगा उसकी क्लास। सेकंड जो कॉलम है वो एंजाइम की सब क्लास। थर्ड जो कॉलम है बेटा जी उसको बोला जाएगा सब क्लास। लास्ट जो इसका कॉलम है वो डिजिट ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगी। मतलब किसी एंजाइम का जब आप लिखोगे, उसके रिप्रेजेंट करोगे, तो बेटा जी उसको 4 डिजिट में रिप्रेजेंट करा जाएगा। वो उसका एक स्पेसिफिक कोड होगा। अब उस 4 डिजिट में जो पहला उसका डिजिट होगा वो उसकी क्लास होगी, जो आपको मैंने बताई 6 क्लासेज में हम क्लासीफाई करेंगे। सेकंड डिजिट जो होगा वो उसकी सब क्लास होगी, हिंदी में उपवर्ग बच्चों बोलते हैं। थर्ड जो होगा वो सब क्लास होगी, और फाइनली फोर्थ जो होगा ऑर्डर, वो उसका ऑर्डर होगा डिजिट। जैसे किसी एंजाइम को अपन लिख रहे हैं, हालांकि वो क्लास तो अभी आगे बताऊंगा। एग्जाम्पल बेटा जी ऐसे लिखा 2711, ऐसे लिखा मैंने एक एग्जाम्पल 2711, 4 डिजिट है। ये 4 डिजिट उस एंजाइम को
क्लासीफाई कर सकता उस एंजाइम के बारे में आपको हर इंफॉर्मेशन बता देगा कि वो एंजाइम कौन सा है। तो पहली जो डिजिट है बेटा जी 2, वो उस एंजाइम की क्लास होगी। टोटल 6 क्लास है। अभी सीक्वेंस आएगी, पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज होगा, दूसरा ट्रांसफेरेज होगा, तो ये सेकंड क्लास का मेंबर होगा और सेकंड क्लास होगी ट्रांसफेरेज। बात करेंगे अपन। 7 जो है वो रिप्रेजेंट करेगा उसकी सब क्लास को, अगला जो 1 है वो रिप्रेजेंट करेगा सब क्लास को, लास्ट का जो 1 है वो रिप्रेजेंट करेगा उसके ऑर्डर को। तो सेकंड नंबर पर बेटा जी जो अभी अपन बात करेंगे एंजाइम की जो क्लास आती है वो क्लास है सेकंड नंबर की ट्रांसफेरेज। अभी बताएंगे अपन वो क्लास कौन सी है, ट्रांसफेरेज। इस क्लास का ये एंजाइम है और ध्यान रखो तो बेटा जी एक एंजाइम आएगा हेक्सोकाइनेज। ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम का स्पेसिफिक कोड है। बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है ये जो डिजिट है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, क्लास, सब क्लास और ऑर्डर। बस अब चलते हैं अपन बच्चों को एंजाइम की 6 क्लासेज कौन सी है उनको मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूं। पहले हम सीक्वेंस में बेटा जी उन क्लासेज के नाम लिख लें। फर्स्ट जो होगी वो ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सो रिडक्टेज भी, इसी को बोला जाता है डी हाइड्रोजिनेज। ऑक्सीडो रिडक्टेज ऑब्लिक डी हाइड्रोजिनेज। ये जो 6 क्लासेज ऑफ एंजाइम है बेटा जी। सेकंड ट्रांसफेरेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सो रिडक्टेज, सेकंड बोल दिया मैंने ट्रांसफेरेज। थर्ड बेटा जी हाइड्रोलेजेज, हाइड्रोलेजेज ये क्लास ऑफ एंजाइम। फोर्थ आ गया लाइजेज, फिफ्थ पे आ गया आइसोमरेज, आइसोमरेज, और जो 6th लास्ट क्लास है बेटा जी उसको बोला जाता है लाइगेज। तो एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन होगा, हम एंजाइम को बेटा जी इन 6 अलग अलग क्लासेज में क्लासिफाइड करते हैं। इन वर्गों में हम एंजाइम को क्या करेंगे, वर्गीकृत करेंगे। सीक्वेंस बिल्कुल याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हो OTHLIL, कुछ भी आप इससे बना के याद रख सकते हो, ये सीक्वेंस याद रखनी है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सो रिडक्टेज दूसरी आ गई, ट्रांसफेरेज थर्ड आ गई, हाइड्रोलेजेज फोर्थ आ गई, लाइजेज, आइसोमरेज एंड लाइगेज। ये लाइजेज है, लाइगेज है। अब बेटा जी 1 बाय 1 अपन इन क्लासेस की बात करते हैं और इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं उन एंजाइम्स की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन चल रहे हैं ऑक्सीडो रिडक्टेज की। ऐसे नाम से आप समझ जाओगे इस कैटेगरी में कौन से एंजाइम रखे जाएंगे। फर्स्ट बेटा जी क्लास है ऑक्सो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज और डी हाइड्रोजिनेज। तो इसमें बेटा जी उन एंजाइम को रखा जाएगा, हमने कहा था ना ये जो अपन ने क्लासिफिकेशन किया बेटा जी वो बेस्ड ऑन रिएक्शन, कि वो एंजाइम कौन सी रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा उसके बेस पर। तो ये एंजाइम कौन सी रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए आएंगे, तो हम उसको रख देंगे ऑक्सीडो रिडक्टेज में। तो यहां उन एंजाइम को रखा गया जो क्या करेंगे, कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बिटवीन पेयर ऑफ सबस्ट्रेट, बिटवीन पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। तो हिंदी में बेटा जी बोल सकते हैं दो क्रियाधार के बीच ऑक्सीकरण व अपचयन की क्रिया को कैटेलाइज करेगा, दो सबस्ट्रेट के बीच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की क्रिया को उत्प्रेरित करेगा वो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। तो कैटेलाइज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्टेशन बिटवीन पेयर ऑफ सबस्ट्रेट। कैसे, ऐसे समझ लो, अपने पास दो सबस्ट्रेट है बेटा जी, एक मैंने S इससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक मैंने S डेस से रिप्रेजेंट कर दिया, दो सबस्ट्रेट। अब मान लो पहला सबस्ट्रेट बेटा जी ऑक्सीडाइज्ड है, दूसरा रिड्यूस्ड है, ऑक्सीडाइज और एक रिड्यूस। अब इन एंजाइम की प्रेजेंस में, ऑक्सीडो रिडक्टेज की प्रेजेंस में जब प्रोडक्ट बनेगा तो बेटा जी ये वाला जो है ऑक्सीडाइज था वो ये लो, तो ऑक्सीडाइज को तो इन एंजाइम ने क्या कर दिया, इसका रिडक्शन कर दिया, और जो रिड्यूस था उसको ऑक्सीडाइज, उसका ऑक्सीडेशन कर दिया। तो पेयर ऑफ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के जो दो सबस्ट्रेट होंगे बेटा जी उनके बीच में ऑक्सीडेशन और क्या करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा।
तो देख लो, जिसका ऑक्सीडेशन था वो तो अब रिड्यूस, और रिडक्शन वाले को ऑक्सीडाइज कर दिया। ये काम करते हैं कौन से एंजाइम? ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी के एंजाइम। ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया को, वो आपने केमिस्ट्री में अच्छी तरह से पढ़ रखी है बेटा जी। अपन बोलते भी है ना, जैसे फेरस आता है आपके पास, फेरस कन्वर्ट इनटू फेरिक, क्या है? ऑक्सीडेशन है। एक हाइड्रोजन आयन चला गया कि जुड़ गया इलेक्ट्रॉन, हाँ, ऑक्सीडेशन। और जब फेरिक कन्वर्ट इनटू फेरस, दैट अपन इसको बोल देंगे बेटा जी रिडक्शन। ये बातें आपको पता है। अब यहाँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बेटा जी लिखा देता हूँ, और वो एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन। वही एग्जाम्पल लिखाऊंगा जो आपने पढ़ रखे हैं किसी न किसी चैप्टर में, या जो अपने सिलेबस में आ रखे हैं बेटा जी, उन्हीं एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी का एग्जाम्पल फर्स्ट मैंने लिखा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, सुना है बेटा जी नाम? माइटोकॉन्ड्रिया में आता है, हाँ, साइकिल में, रेस्पिरेशन में, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। एक मैंने एग्जांपल लिखा नाइट्रोजन और नाइट्रेट रिडक्टेज, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है। एक बेटा जी इसी का एग्जांपल लिख लो सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। 3 एग्जांपल लिखे मैंने, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ये आप तीनों लिख लो, नाइट्रिक रिडक्टेज और सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, तीनों बेटा जी यूज करते हैं अपन। तो पहला जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है, नाम से ही ऑक्सीडेज है तो ऑक्सीडेशन करेगा, और ये कहां मिलेगा अपने को? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां प्रेजेंट होगा? इन माइटोकॉन्ड्रिया। ये बेटा जी नाइट्रोजन फिक्सेशन में आता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, वो लेग्यूमिनोसी में होता है ना, राइजोबियम वगैरह, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। सक्सीनिक डीहाइड्रोजिनेज, ये यूज होता है क्रेब्स साइकिल में, ध्यान है? क्रेब्स साइकिल में बेटा जी काम आता है सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज, सक्सीनिक एसिड पे जो एक्ट करता है, आगे भी आएगा। तो इस कैटेगरी को नाम ही आपने ऑक्सीडो रिडक्टेज दिया था, ऑल्सो कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेज। तो इसमें डीहाइड्रोजिनेज भी आ गया, रिडक्टेज एंजाइम भी आ गया, और ऑक्सीडेज का भी अपन ने क्या लिख लिया? एग्जाम्पल लिख लिया। तो पहली कैटेगरी हो गई ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑल्सो कॉल्ड डीहाइड्रोजिनेज। सेकेंड नंबर पे आते हैं बच्चों, ट्रांसफेरेज। ये भी नाम से ही अपन एक्सप्लेन कर लेंगे। अगली कैटेगरी अपन ने लिख दी ट्रांसफेरेज, सेकेंड कैटेगरी लिख लो ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज का मतलब जो एक ग्रुप को, सबस्ट्रेट के एक ग्रुप को दूसरे सबस्ट्रेट पे क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर ऑफ ग्रुप फ्रॉम वन टू अनदर सबस्ट्रेट। तो आपके पास 2 सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट के पास बेटा जी कोई ग्रुप है, उस समूह को दूसरे सबस्ट्रेट पे ट्रांसफर कर देगा, स्थानांतरण का काम करता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे? ट्रांसफेरेज। तो ट्रांसफेरेज में क्या बोले अपन? कैटेलाइज्ड ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम वन टू another substrate, one to other substrate or between pair of substrate। तो ऐसा एंजाइम जो विशिष्ट समूह को एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार पर स्थानांतरित करते हैं। हिंदी में क्या लिखोगे बच्चों? ऐसे एंजाइम जो एक समूह को या जो किसी विशिष्ट समूह को एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार पर स्थानांतरित करते हैं। तो कैटेलाइज ट्रांसफर ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप फ्रॉम वन टू अनदर सबस्ट्रेट। जैसे सिंपली इसको समझ लें, ये मान लो बेटा जी को एक सबस्ट्रेट है, उसके साथ एक ग्रुप अटैच है, इस सबस्ट्रेट के साथ कोई ग्रुप है, जी माने यहां ग्रुप को डिनोट कर लिया। ये दूसरा सबस्ट्रेट है, एस डेस से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। अब ये रिएक्शन बेटा जी हुई, ट्रांसफेरेज एंजाइम था, तो पहला वाला जो सबस्ट्रेट है ये लो, और दूसरे वाले सबस्ट्रेट के पास बेटा जी क्या आ गया? वो ग्रुप आके इसके साथ जुड़ गया। क्लियर बात? तो एक सबस्ट्रेट से उस ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया कहां? दूसरे सबस्ट्रेट के पास। इन एंजाइम को आप क्या बोल दोगे? ट्रांसफेरेज कैटेगरी के एंजाइम आते हैं बेटा जी, जो सेकंड नंबर की सेकंड जो क्लास है वो इसमें इंक्लूड, ट्रांसफेरेज। अब एग्जांपल इसके, फिर से भाई एग्जांपल ले रहे हैं अपन। फर्स्ट मैंने लिखा इंपॉर्टेंट
हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, ध्यान है बच्चों, हेक्सोकाइनेज आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा है। ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन की पहली स्टेप है ना बेटा जी, जिसमें एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। उसमें जो हेक्सोकाइनेज है वहां रोल है बेटा जी, वो रिएक्शन ही बता देते हैं। हेक्सोकाइनेज क्या करेगा, ग्लूकोज के साथ क्या जुड़ा, एटीपी, पहला स्टेप होता है। ग्लूकोज किसके साथ, एटीपी। तो प्रोडक्ट क्या बना बच्चों, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज के 6 कार्बन पे क्या अटैच हो गया, फॉस्फेट हो गया, एडीपी अलग चला गया। तो इस रिएक्शन को जो कैटालाइज करता है बेटा जी वो एंजाइम कौन सा, हेक्सोकाइनेज। और आपको ध्यान हो काइनेज में, हाँ, मेटल आयन की बात आए तो कौन होगा, मैग्नीशियम होगा। तो ये जो काइनेज कैटेगरी के बेटा जी ट्रांसफेरेज है, ये कौन से ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, ये भी पूछ सकता है। काइनेज किसको ट्रांसफर कर रहा है, ग्लूकोज को फॉस्फेट के साथ ट्रांसफर कर रहा है कि फॉस्फेट को ग्लूकोज के साथ, फॉस्फेट को करा ना। एटीपी का बेटा जी जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसका फॉस्फेट आके कहां जुड़ा, ग्लूकोज से जुड़ा। ग्लूकोज के कौन से कार्बन पे, 6, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। क्लियर। तो हेक्सोकाइनेज में जो काइनेज है वो क्या करेगा, कौन से ग्रुप को ट्रांसफर करता है, किस ग्रुप को, फॉस्फेट ग्रुप को। हेक्सोकाइनेज यहां ट्रांसफर कर रहा है किसे, फॉस्फेट ग्रुप को। समझ गए ना रिएक्शन से आप बेटा जी। तो ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस की रिएक्शन है, एटीपी के साथ बाइंड हुआ तो फॉस्फेट इसके साथ जुड़ गया इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम और बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। इट्स एग्जांपल ऑफ ट्रांसफेरेज एंजाइम। एक और एग्जांपल लिखा देता हूं मैं इसी ट्रांसफेरेज का बेटा जी। हेक्सोकाइनेज के अलावा ये भी अपने यूज होता है वर्ड, अनदर एग्जांपल ट्रांस एमिनेज। अगला लिख लियो ट्रांस एमिनेज। बस नाम देखते ही समझ जाओगे, ट्रांस का मीन क्या कर रहा है, ट्रांसफर। कौन से ग्रुप को, एमाइनो ग्रुप को। आता है एमाइनो एसिड बेटा जी एक NH2 ग्रुप को दूसरी जगह ट्रांसफर करेगा, वो ट्रांस एमाइनेज हो गया। तो इसमें मीन ही हो गया ट्रांसफर। कौन सा ग्रुप, एमाइनो ग्रुप, NH2 ग्रुप को। एमाइनो एसिड से कनेक्टेड होता है, एक सबस्ट्रेट से उस एमाइनो को लेकर दूसरे को दे देगा। तो एक सबस्ट्रेट का ग्रुप दूसरे जगह ट्रांसफर करा तो एंजाइम कौन से हो गए, ट्रांसफेरेज कैटेगरी को हो गए। समझ गए। तो पहली आ गई ऑक्सीडो रिडक्टेज, दूसरी कैटेगरी बेटा जी ट्रांसफेरेज। तीसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी आती है, हाँ, जो अपने सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपन, हाइड्रोलेजेज। थर्ड कैटेगरी बेटा जी लिख लियो, हाइड्रोलेजेज। हाइड्रो पानी, वाटर। तो हाइड्रोलेजेज नाम से क्या समझ रहे हो आप, हाइड्रोलाइसिस करेंगे किसका, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करते हैं अलग अलग बॉन्ड का, हाइड्रोलाइसिस ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, अलग अलग बॉन्ड का बेटा जी ब्रेक डाउन करेंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बॉन्ड, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये इसलिए लिखा रहा हूं बेटा जी, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी एंजाइम यूज हो रहे हैं ना डाइजेशन वाले, वो सारे के सारे कौन सी कैटेगरी के हैं, हाइड्रोलेजेज। वो सब किसकी प्रेजेंस में, पानी की प्रेजेंस में। ऐसे भी बोला जा सकता है ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, एस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इन सारे बॉन्ड को ब्रेकडाउन करेगा कौन, हाइड्रोलेजेज। और किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रोलाइसिस का मीन ही किसकी प्रेजेंस में हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो ऐसे एंजाइम जो पानी की प्रेजेंस में बेटा जी इन अलग अलग बॉन्ड का क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो जल की उपस्थिति में इन विभिन्न बंधों को तोड़ेगा, हाइड्रोलाइसिस करेगा। अभी बॉन्ड देख लो कहां होते हैं, नाम से कुछ याद आ रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड कहां होंगे, प्रोटीन में है, अमाइनो एसिड के बीच ही होते हैं ना बेटा जी। एस्टर बॉन्ड फैट और लिपिड, बायोमोलिक्यूल में स्टार्ट में बताया आपको। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके रेफरेंस में आ गए, कार्बोहाइड्रेट। तो आपके फूड में 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन में मेनली अमाइनो एसिड के बीच पेप्टाइड बॉन्ड है, फैट में एस्टर बॉन्ड होता है, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है।
तो जब फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करोगे बेटा जी, तो इन बॉन्ड का क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। अरे डाइजेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट करना सिंपल में। क्लियर। तो ये सारे एंजाइम कौन सी कैटेगरी के हैं, हाइड्रोलेजेज। तो हाइड्रोलेजेज का एग्जाम्पल क्या लिखोगे, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो जैसे कोई भी रिएक्शन आपको दे दे बेटा जी, मान लो ए बी, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस है, तो ये ऐसे मान लो प्रोडक्ट बन गया AH और BOH, ये प्रोडक्ट है, ये मान लेंगे अपना क्या है, सबस्ट्रेट है, हाइड्रोलाइसिस हो गया इन प्रेजेंस ऑफ, बस ये इंपॉर्टेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ध्यान रह जाएगा बेटा जी, हाइड्रोलाइसिस है तो प्रेजेंस ऑफ वाटर। एग्जाम्पल आ जाएंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अलग अलग टाइप के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है बेटा जी, इंपॉर्टेंट जो पाचक एंजाइम है जो फूड को डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं, वो सारे किस कैटेगरी के आएंगे, हाइड्रोलेजेज आएंगे। अलग अलग प्रकार के पाचक एंजाइम, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, इन बॉन्ड का ब्रेक डाउन करते हैं। अब कुछ एग्जांपल लेके समझ लें अपन। जैसे कोई डाइजेस्टिव एंजाइम, मैंने एक शुगर लिख ली बेटा जी, चलो माल्टोज लिखा, कुछ भी बता सकते हो, सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज होता है, आपके स्टमक में पेप्सिन होता है, बच्चों आगे फिर ट्रिप्सिन आता है, एमाइलेज, वो सारे आपको ध्यान। एक माल्टोज का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, माल्टोज को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम कौन सा है, माल्टेज है। तो माल्टेज किस कैटेगरी का है, हाइड्रोलेजेज है, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। और माल्टोज बेटा जी कन्वर्ट होगा 2 मॉलिक्यूल इनटू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ध्यान है। और ये इन प्रेजेंस ऑफ क्या, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता ही है बेटा जी, C6H12O6, तो 2 ग्लूकोज आ रहे हैं, C6H12O6, ये मोनोसेकेराइड है, माल्टोज आपका डाइसेकेराइड होता है। तो माल्टोज इसका फॉर्मूला है क्या, माल्टोज बेटा जी C12H22O6 और 6 12 की जगह आएगा 11, ये माल्टोज है। क्यों, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोलाइसिस है तो वाटर की प्रेजेंस में होगा, तो ये माल्टोज रिएक्ट करेगा वाटर से, तो ये आपके पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ क्या आ गए, ग्लूकोज आ गए। तो माल्टेज एंजाइम क्या है, हाइड्रोलेजेज कैटेगरी का है। समझ गए ना बात। तो माल्टोज डाइसेकेराइड है बच्चों, और ग्लूकोज अपने क्या है, मोनोसेकेराइड। ऐसे सुक्रोज पर एक्ट करेगा, लैक्टेज लैक्टोज पर एक्ट करेगा। तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है उन सबको आप कौन सी कैटेगरी में रख सकते हो, हाइड्रोलेजेज में। पानी की प्रेजेंस में बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। क्लियर है बात। चलो अगली कैटेगरी पे आते हैं। 4th नंबर पे बेटा जी, 4th कौन से आगे, लाइजेज। अगली कैटेगरी के एंजाइम अपन लिख रहे हैं लाइजेज। तो देखो ये भी हाइड्रोलेजेज की तरह ही है बच्चों। हाइड्रोलेजेज भी क्या कर रहा था, बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रहा था, लेकिन प्रेजेंस ऑफ वाटर। लाइजेज जो होगा वो भी कैटेलाइज करेगा ब्रेकडाउन ऑफ डिफरेंट बॉन्ड, लेकिन बट इन एब्सेंस ऑफ वाटर। बस ये डिफरेंस ध्यान रख लेना। दोनों बेटा जी अलग अलग बॉन्ड का, सबस्ट्रेट के बॉन्ड का ब्रेकडाउन करते हैं, लेकिन वो हाइड्रोलेजेज तो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर करेगा, और लाइजेज जो है वो बेटा जी अलग अलग डिफरेंट बॉन्ड का ब्रेकडाउन करेगा, बट इन एब्सेंस ऑफ वाटर। पानी की अनुपस्थिति में विभिन्न बंधों को तोड़ने का काम क्या करेगा, लाइजेज करेगा। और इस ब्रेकडाउन के बाद बेटा जी ये लिविंग डबल बॉन्ड छोड़ के करता है, लिविंग डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड कौन से हैं वो देख लो। एक ऐसी सिंपली रिएक्शन एनसीईआरटी में बता रखा, अपन ऐसे ही समझ लें। एक सबस्ट्रेट है बेटा जी अपने पास, कार्बन की चलो बात कर लेते हैं, इससे अटैच्ड है मान लो ये X और Y, ठीक है। अब बेटा जी इसको लाइजेज ब्रेकडाउन जब करेगा तो इसमें
एक प्रोडक्ट वो बन गया XY और कार्बन के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड। तो इसके लिए ये वर्ड आता है, जब लाइजेज एक्ट करता है तो बेटा जी क्या छोड़ेगा, डबल बॉन्ड छोड़ेगा। तो ये अपना सबस्ट्रेट था और इससे ये बन गए क्या, प्रोडक्ट बन गए। तो लाइजेज बच्चों हमेशा डबल बॉन्ड छोड़ते हुए बॉन्ड का ब्रेकडाउन करेगा और एक काम की चीज इसमें इन एब्सेंस ऑफ वाटर, जबकि जो हाइड्रोलाइजेज है वही ये काम बेटा जी इन प्रेजेंस ऑफ क्या करेगा, वाटर करेगा। तो जो अलग अलग हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है वो हाइड्रोलाइजेज कैटेगरी के थे। लाइजेज का अपन एग्जांपल लिख लें। लाइजेज का एग्जांपल बेटा जी एक वही जो यूज होता है वही एग्जांपल लिखा रहा हूं मैं, एल्डोलेज। इसमें एक आप एग्जांपल लिख लेना, एल्डोलेज। एल्डोलेज कहां यूज होता है, कहां? एल्डोलेज बच्चों देखो वही ग्लाइकोलाइसिस वाले में कुछ स्टेप बता देता हूं आपको। ग्लाइकोलाइसिस वाले स्टेप ध्यान रख लो बस, ज्यादा तो क्या, वो जो आप रेस्पिरेशन वाले, प्लांट रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हो ना, उसमें आता है फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट। ग्लाइकोलाइसिस की जो 10 स्टेप बेटा जी वो ध्यान होनी चाहिए, अपने पढ़ रखा है। तो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज, इसी एंजाइम की प्रेजेंस में बेटा जी एल्डोलेज, ये कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड एंड डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, एल्डोलेज की प्रेजेंस में हाँ ब्रेक डाउन करेगा। तो फ्रक्टोज 1,6-बिसफॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एल्डोलेज क्या बना दिया, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड और डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप है। जहां एल्डोलेज एंजाइम आएगा और वो किस कैटेगरी का होगा, वो लाइजेज कैटेगरी का होगा। चलो बच्चों, एल्डोलेज और लाइजेज के बाद नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं अपन। फिफ्थ कैटेगरी आएगी आइसोमरेज। आइसोमरेज अगली कैटेगरी लिख लो, आइसोमरेज। तो आइसोमरेज भी नाम से ही बच्चों कैटेलाइज करेगा कौन सी रिएक्शन को, आइसोमेरिक रिएक्शन। कैटेलाइज्ड आइसोमेरिक और आइसोमर कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट, आइसोमेरिक कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट। तो उस सबस्ट्रेट के बेटा जी समावयवी, उसके अलग अलग समावयवी में उनको परिवर्तित कर देगा, डिफर टाइप के आइसोमर में कन्वर्ट कर देगा। जैसे आइसोमेरिक में बेटा जी वो ऑप्टिकल आइसोमर भी हो सकते हैं, वो जियोमेट्रिकल आइसोमर भी हो सकते हैं, वो पोजिशनल आइसोमर भी हो सकते हैं। तो ऐसे एंजाइम, इसका भी एक सीधा सा एग्जांपल लेके अपन समझ लेंगे, जो आइसोमेरिक कन्वर्जन को कैटेलाइज करेगा, मतलब उसी के उस सबस्ट्रेट के दूसरे आइसोमर में उसको कन्वर्ट कर देगा, इंटर कन्वर्जन ऑफ आइसोमेरिक सबस्ट्रेट। तो कोई भी एक सबस्ट्रेट को उसके दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट कर दिया, वो आइसोमर प्रकाशिक भी हो सकते हैं, ऑप्टिकल भी हो सकते हैं, जियोमेट्रिकल ज्यामितीय भी हो सकते हैं, पोजिशनल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझ लो सीधा। आइसोमरेज में अपन वही ले लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस की बात चल पड़ी तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। तो ग्लूकोज एल्डिहाइड, वो कीटोज, तो आइसोमेरिक चेंजेस कर देगा। हाँ, इसमें बच्चों फर्स्ट कार्बन पर होता है ना एल्डिहाइड और सेकंड कार्बन पर होता है कीटो ग्रुप। तो इसमें जो एंजाइम काम आएगा वो कौन सा रहेगा, आइसोमरेज। तो आइसोमरेज नाम से रख दो, आइसोमेरिक चेंजेस करता है और कैटेलाइज इंटर कन्वर्जन इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट करेगा। और वो आइसोमर बेटा जी ऑप्टिकल जियोमेट्रिकल कोई भी हो सकते हैं। तो उस सबस्ट्रेट के समावयवी दूसरे समावयवी में उसको कन्वर्ट कर देगा, डिफर टाइप ऑफ आइसोमर। तो ये एक एग्जांपल इसका, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में। अगली कैटेगरी इंपॉर्टेंट बेटा जी, लास्ट क्लासिफिकेशन का 6th नंबर का जो एंजाइम है बिल्कुल यूज होता है लाइगेज एंजाइम। बायोटेक में आता है, बिल्कुल क्वेश्चन बना हुआ है इसका। लाइगेज ऑल्सो कॉल्ड ज्वाइनिंग एंजाइम, ज्वाइनिंग एंजाइम, सिंथेसाइजिंग एंजाइम, या इसको अपन एक ज्यादा बेटर वर्ड बेटा जी आता तो उस चैप्टर में यही बता दूं, सीलिंग एंजाइम भी बोल देते हैं।
सीलिंग एंजाइम, सीलिंग एंजाइम। तो लाइगेज ज्वाइनिंग, जोड़ने वाला एंजाइम है बेटा जी नाम से ही। तो लाइगेज एक तरह से क्या करेगा, कैटेलाइज ज्वाइनिंग रिएक्शन और कैटेलाइज फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट। कैसे, तो इसके एग्जांपल से आप समझ लो बच्चों। लाइगेज का जो एग्जांपल है, जोड़ने का काम ये करेगा, इसलिए बेटा जी इसमें अपन एक एग्जांपल लिखते हैं, डीएनए लाइगेज। एक लिख सकते हो आप आरएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज का क्या रोल होगा, ये किसको जोड़ने का काम करेगा बेटा जी, डीएनए को। तो डीएनए के जो स्ट्रैंड है उनको आपस में जोड़ेगा डीएनए लाइगेज। आरएनए को जोड़ने में किसका रोल होगा, आरएनए लाइगेज। और ध्यान रख सकते हो डीएनए लाइगेज जो होता है वो करता है फॉर्मेशन ऑफ फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अगर बायोमोलिक्यूल हमने पहले लेक्चर अच्छे से देखें तो वहां बता रखा है न्यूक्लिक एसिड के बीच होता है बच्चों फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। उस फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कौन बनाएगा, डीएनए लाइगेज बनाएगा। बिल्कुल कई जगह नाम आएगा, इंपॉर्टेंट है, ज्वाइनिंग एंजाइम, जोड़ने वाला एंजाइम। तो हमने बेटा जी एंजाइम की 6 अलग अलग कैटेगरी आपको क्लास बताई। जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है उसकी ब्रांच एंजाइम कमीशन ने इसको इन 6 क्लासेज में क्लासिफाइड किया। पहला ऑक्सीडो रिडक्टेज, सीक्वेंस ध्यान रखना, टी से ट्रांसफेरेज, थर्ड आ गया हाइड्रोलेजेज, फोर्थ आ गया लाइजेज। हाइड्रोलेजेज भी ब्रेक डाउन करेगा, लाइजेज भी ब्रेक डाउन करेगा, बट बेटा जी हाइड्रोलेजेज इन प्रेजेंस ऑफ वाटर करेगा और लाइजेज इन एब्सेंस ऑफ वाटर करेगा। देन आइसोमरेज, आइसोमेरिक चेंजेस करता है। और फाइनली लाइगेज जो जोड़ने का काम करेगा, ज्वाइनिंग एंजाइम, जिसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल डीएनए लाइगेज और आरएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। चलें, तो ये अपना पॉइंट बेटा जी हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो एक छोटे छोटे पॉइंट बेटा जी, फर्स्ट में यहां लिख रहा हूं मोड पब्लिक मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन। एंजाइमेटिक एक्शन, कैसे एंजाइम की क्रिया होती है बच्चों, कैसे एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, उसकी क्रिया विधि के 2 सिंपल सी थ्योरीज दे रखी है, उनके थ्रू अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइमेटिक एक्शन की क्रिया विधि। तो एंजाइम का काम अपने को पता ही है, सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करना बेटा जी, प्रोडक्ट में। और हमने कहा था इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट हो जाएगा, अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी और एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे, क्या कौन कौन सी थ्योरीज है, तो सीधे मैं 2 थ्योरीज की बात करता हूं। फर्स्ट बेटा जी इसमें आते है लोक एंड की थ्योरी, ताला चाबी सिद्धांत। फर्स्ट आप लिख लीजिए सीधे लोक एंड की थ्योरी। ताला चाबी सिद्धांत बिल्कुल सिंपल सी एक थ्योरी है जो अपने को ये बताती है कि कैसे सबस्ट्रेट को एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो बेटा जी देने वाले लोक एंड की थ्योरी प्रपोज्ड बाई एमिल फिशर, साइंटिस्ट का नाम है एमिल फिशर। इन्होंने लोक एंड की थ्योरी के बारे में बताया था। एक सीधी सी बच्चों थ्योरी दी थी इन्होंने, एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो कंपैरिजन है, एंजाइम और सबस्ट्रेट को इन्होंने ताले और चाबी के साथ कंपेयर किया, लोक और की के साथ। कैसे, तो इन्होंने बच्चों बताया कि जैसे कि जो एंजाइम होता है, ये मान लो एक एंजाइम है बेटा जी, एंजाइम, ठीक है। अब एंजाइम से कौन जुड़ेगा, सबस्ट्रेट। तो मान लो ये एक पर्टिकुलर इसका सबस्ट्रेट है, ये क्या है, सबस्ट्रेट। तो एंजाइम को तो इन्होंने, एंजाइम को तो बेटा जी कंसीडर किया कि एंजाइम तो है लोक, ताले की तरह काम करता है, और जो सबस्ट्रेट है वो उसकी चाबी। तो जैसे अपन बोलते हैं ना हर ताले के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, हर ताले के लिए एक विशेष चाबी होती है बेटा जी, वो उसी चाबी या की से खुलता है। मास्टर की अलग चीज होती है ना, अपन यहां देख लें। तो वैसे ही बेटा जी हर सबस्ट्रेट के लिए एक फिक्स क्या होगा, एंजाइम होगा। ये सबस्ट्रेट उसी एंजाइम से रिएक्ट करेगा, दूसरे एंजाइम से नहीं जुड़ पाएगा।
तो यहाँ एंजाइम काम करता है लोक की तरह और सबस्ट्रेट उसकी की तरह। जो सबस्ट्रेट है ये अब कहाँ जाके जुड़ेगा, उस एंजाइम की। अब बच्चों देखो एंजाइम पर हर कहीं नहीं जुड़ता, एंजाइम पर भी एक स्पेसिफिक साइट जगह होती है, दैट्स कॉल्ड एक्टिव साइट। ये भी बात करेंगे अपन। सक्रिय स्थल एंजाइम की कौन सी साइट से जाके जुड़ेगा, उसके एक्टिव साइट से। एक्टिव साइट उन स्पेशल साइट को बोलते हो बच्चों जहां सबस्ट्रेट आके एंजाइम से जुड़ेगा, और यही एक्टिव साइट उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करवाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। हर कहीं नहीं जुड़ता, तो एंजाइम की भी स्पेशल जगह जाके सबस्ट्रेट जुड़ेगा, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्टिव साइट। इनकी भी अपन बात करेंगे। तो यहां जो एंजाइम है वो काम कर रहा है किसका, लोक की तरह, और जो बेटा जी सबस्ट्रेट है वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, की तरह। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग सिंपल सी एक छोटी सी बात बताई थी बच्चों कि एमिल फिशर जो जिन्होंने इस थ्योरी को दिया था, उन्होंने कहा कि जो एंजाइम है उनकी स्ट्रक्चर बेटा जी रिजिड होती है, फिक्स होते हैं। वो जो उनकी एक्टिव साइट है वो फिक्स है। फिक्स इन द सेंस, अब अगर इस एक्टिव साइट के जैसा सबस्ट्रेट आएगा वो तो उसमें फिक्स हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा सबस्ट्रेट चेंज कर दूं, मान लो बेटा जी देखो बोर्ड पे ऐसा सा सबस्ट्रेट आ गया, कैसा सा, येलो कलर, मान लो ऐसा आ गया, इस टाइप का सबस्ट्रेट आ गया, तो ये सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट में फिट नहीं होगा। तो लोकेंड की बोलता है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो फिक्स है, वो रिजिड है, उसमें चेंज नहीं होगा। तो अगर सबस्ट्रेट उसके अकॉर्डिंग है तब तो जुड़ जाएगा, नहीं तो नहीं जुड़ेगा। तो ये एक इस थ्योरी की डीमेरिट थी, इसलिए इस थ्योरी को प्रॉपर्ली एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो इसमें क्या कहा गया, इस थ्योरी में ये कहा गया कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, उसको बेटा जी क्या माना गया, वो कैसी है, वो फिक्स है और वो रिजिड होती है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगी। तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम फिक्स है, रिजिड है, वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। ये किसके अकॉर्डिंग था, लोकेंड की थ्योरी के अकॉर्डिंग। थ्योरी सीधी सी पूछ लिया जाता है। तो इस थ्योरी ने बोला कि जो एंजाइम है वो लोक है और सबस्ट्रेट उसकी की है। क्लियर। अब आओ दूसरी थ्योरी पे बेटा जी जो ज्यादा एक्सेप्टेबल है, सेकंड पे आते हैं अपन। लोकेंड की थ्योरी के बाद बात करता हूं मैं मैकेनिज्म में सेकंड, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। सेकंड बेटा जी आप लिख लियो, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, ये ज्यादा एक्सेप्टेबल है। सेकंड आप हेडिंग डाल दियो, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। क्या कहता है ये थ्योरी, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी देखो क्या कहता है बच्चों। पहले देने वाले साइंटिस्ट प्रपोज्ड बाई कोसलैंड, जिन भाई साहब ने सिद्धांत दिया था ना बेटा जी, उनका नाम था कोसलैंड, और ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, अधिक मान्य सिद्धांत है। लोकेंड की थ्योरी के कंपेयर बेटा जी ये ज्यादा मान्य है, मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी, अधिक मान्य सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत बोल सकते हो। कोसलैंड देने वाले साइंटिस्ट थे। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, अब देखो बच्चों ये क्या कहती है, इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ये कहती है, लोकेंड की थ्योरी में थोड़ा सा चेंज कर दिया। इन्होंने बोला कि जो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम है, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम जो है वो बेटा जी, इससे पहले वाली थ्योरी तो क्या करी थी कि एक्टिव साइट फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकते। इन्होंने थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन दिया और इन्होंने कहा कि एंजाइम का जो सक्रिय स्थल है वो फिक्स नहीं होते, वो कैसे होंगे, चेंजेबल होते हैं, वो परिवर्तनशील है। मतलब इस एक्टिव साइट में क्या आ सकता है, चेंज हो सकता है, किसके अकॉर्डिंग, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो जैसा सबस्ट्रेट है उसके अकॉर्डिंग बेटा जी वो अपनी शेप को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। अरे ये बेटा जी जो क्लिनिकल ग्लव्स होते हैं ना, दस्ताने देखें, ग्लव्स, डॉक्टर सर्जरी से पहले ग्लव्स पहनते हैं ना, तो ग्लव्स देखा बेटा जी, ग्लव्स में अपन किसी का ग्लव्स हो स्टार्टिंग में देखते हैं तो अपन को लगता है भी कैसे हाथ में फिट आएगा, फिर अपन उस ग्लव्स को अपने हाथ पे लेके अच्छी तरह से पहन लेते हैं तो पूरे फिंगर और थंब पे इजीली वो एडजस्ट हो जाता है। समझ रहे हो इस चीज को। तो इन फिंगर को आप क्या बता सकते हो, फिंगर सबस्ट्रेट है, वो ग्लव्स आपका एंजाइम है।
तो जब ये सबस्ट्रेट बेटा जी उस एंजाइम में जाएगा तो जो एंजाइम की जो वो फिंगर शेप्ड है वो एक्टिव साइट है, तो उस फिंगर्स के अकॉर्डिंग वो खुद को क्या कर लेगी, एडजस्ट कर लेगी, और प्रॉपर आपकी फिंगर के ऊपर वो ग्लव्स क्या हो गया, फिट हो जाएगा। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, सबस्ट्रेट ने एंजाइम की एक्टिव साइट में क्या किया, चेंजेस किया, और उसके अकॉर्डिंग जो सबस्ट्रेट है एंजाइम में प्रॉपरली क्या हो गया, फिट हो गया। समझ रहे हो? तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों एक्टिव साइट चेंजेबल है, वो फिक्स नहीं होती। तो यहां मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकते हैं अपन, कि सबस्ट्रेट जो होगा, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड कन्फर्मेशनल चेंजेस इन, और इंड्यूस सीधा ही लिख लो, इंड्यूस्ड चेंजेस इन शेप ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक्टिव साइट की बात कर रहा हूं मैं, तो जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो इंड्यूस्ड करेगा चेंजेस इन शेप ऑफ एंजाइम। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग एंजाइम की शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ताकि सबस्ट्रेट प्रॉपरली उस एंजाइम की एक्टिव साइट में क्या हो सके, फिट हो जाए बेटा जी। फिट हो गया, फिट होते ही अब ऑटोमेटिकली एंजाइम सबस्ट्रेट की रिएक्शन स्टार्ट हो गई और वो सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में। समझ रहे हो ना बात, सिंपल सी। ग्लव्स वाले एग्जांपल से समझ जाओगे, ग्लव्स को आपने क्या मान लिया, एंजाइम मान लिया, फिंगर आपकी सबस्ट्रेट है, जब वो उस ग्लव्स आप पहनोगे तो ग्लव्स इन फिंगर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा बस। तो ऐसे उसकी एक्टिव साइट रिजिड नहीं है, फिक्स नहीं है, वो चेंजेबल है। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इंड्यूस्ड चेंजेस इन शेप ऑफ एंजाइम, सबस्ट्रेट क्रियाधार अणु एंजाइम के सक्रिय स्थलों की आकृति में परिवर्तन को प्रेरित करता है। हिंदी में क्या लिख सकते हो, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एंजाइम के सक्रिय स्थलों की आकृति में परिवर्तन करता है, परिवर्तन को प्रेरित करता है। ये आ गया, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी जिसको बोला गया इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। क्लियर है? अब ये जो एक्टिव साइट का वर्ड है उससे पहले एक छोटा सा बच्चों में पॉइंट चलो इसमें क्लियर कर देते हैं। एक और हेडिंग डालियो, नेचर ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइमेटिक क्रिया की प्रकृति, नेचर ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन, एंजाइमेटिक क्रिया की प्रकृति। कौन सी क्रिया, कैसे बेटा जी एंजाइम वही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो रिएक्शन तो आपके पास ये है कि कोई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, उससे जुड़ेगा कौन, एंजाइम जुड़ेगा, और बेटा जी बनेगा क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से बनेगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फाइनली बेटा जी जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, और जो एंजाइम है वो वापस बाहर आ जाएगा। तो ये जो नेचर ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है बेटा जी, इसको अपन 4 स्टेप में डिस्कस करेंगे। पहला जो स्टेप है इसमें एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये रिवर्सिबल होती है पहला स्टेप। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जैसे एंटीजन एंटीबॉडी हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है बच्चों। देन अब एंजाइम के साथ क्या बना, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फाइनली एंजाइम प्रोडक्ट बन गया, और वो जो एंजाइम है वो इस रिएक्शन में बिना चेंजेस के बाहर आ गया। तो ये ध्यान रख लेना, एंजाइम उस रिएक्शन में वैसे यूज नहीं होते हैं बेटा जी, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाने के बाद उस रिएक्शन से क्या गए, बाहर आ गए, और यही एंजाइम अब फिर दूसरे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड होकर उस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। तो एक एंजाइम बार बार रिएक्शन में यूज होते हैं, जबकि हार्मोन का बच्चों बताया था मैंने आपको, हार्मोन एक ही बार काम आएंगे और उसके बाद यूरिन के साथ उन्हें बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, जबकि एंजाइम किसी भी रिएक्शन को बार बार कैटालाइज कर सकता है, ये बार बार यूज होते हैं। तो पहला एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फाइनली प्रोडक्ट एंड एंजाइम। चलो इनके स्टेप बता देते हैं बच्चों। नेचर ऑफ जो एंजाइमेटिक एक्शन है कितने स्टेप में, तो इसमें 4 स्टेप दे रखे हैं आपकी एनसीईआरटी में। स्टेप फर्स्ट, तो सीधे सीधे ही इसको अपन एनसीईआरटी रीडिंग से भी और समझ लेंगे। पहला स्टेप तो क्या कहता है बच्चों, देख लो बोर्ड पे। पहला स्टेज तो सबसे पहले सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ जुड़ेगा, तो फर्स्ट स्टेप आ गया सबस्ट्रेट बाइंड विद। अब एंजाइम में भी कहां जुड़ेगा, एंजाइम की कौन सी साइट, एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट बाइंड विद एक्टिव
साइट ऑफ एंजाइम। तो सबसे पहले स्टेप में तो बेटा जी क्या होगा कि जो क्रियाधार है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ेगा। क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंधित होता है, जुड़ता है, बाइंड विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। दूसरा स्टेप बेटा जी, स्टेप सेकंड स्टेप में क्या होगा, जुड़ने के बाद क्या बना, ये बना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना। सेकेंड स्टेप में जब प्रॉपरली वो उसमें फिट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या संकुल का निर्माण होता है। तो इसमें हम ये भी बता सकते हैं बच्चों की, जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ेगा तो एक्टिव साइट में थोड़े चेंज भी होंगे। चेंज होने के बाद जो सबस्ट्रेट है वो प्रॉपरली उस एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा, प्रॉपरली फिट हो जाएगा। प्रॉपरली फिट होने के बाद क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये बीच वाली ट्रांजिशनरी स्टेज बनेगी। तो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता ना बेटा जी, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, इसके लिए दो तीन बातें क्या याद रखो। ये कॉम्प्लेक्स एक तो हाईली रिएक्टिव होता है या अत्यधिक सक्रिय होता है, ये ऑब्लिगेटरी होता है, अविकल्पी होता है, ट्रांजिएंट होता है, शॉर्ट लाइव्ड होता है। शॉर्ट लाइव्ड का मीन बेटा जी हो गया अल्पकालिक। इसके लिए दो तीन बातें लिख लियो। तो जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, हाईली एक्टिव है, ऑब्लिगेटरी है, अविकल्पी है, इसका कोई विकल्प नहीं होता, कोई अल्टरनेट नहीं है बच्चा। होता ना ऑब्लिगेटरी और फैकल्टेटिव बोलते हो आप। फैकल्टेटिव तो विकल्पी होता है जिसका ऑप्शन है, विकल्प है, लेकिन ये ऑब्लिगेटरी है बेटा जी, बनकर रहेगा। तो बीच वाली ट्रांजिशनल स्टेज है, संक्रमण अवस्था है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एक्टिव है, ऑब्लिगेटरी है, जरूर बनेगा, बिना इसके बने प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। ऐसे नहीं कि एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़कर डायरेक्ट प्रोडक्ट बना देगा, नहीं, पहले बीच में कौन बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ऑब्लिगेटरी है, बिल्कुल बनेगा, कोई ऑप्शन नहीं। ट्रांजिएंट शॉर्ट लाइव्ड, हाँ बनता थोड़े टाइम के लिए है, ये बना, बनते ही आगे कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। अल्पकालिक होता है, ट्रांजिएंट, जो थोड़े टाइम के लिए रहे। क्लियर बात, हाईली एक्टिव है। तो थर्ड आ गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। फोर्थ बेटा जी, थर्ड स्टेप पे आओ, ये तो सेकंड हो गया, अब बात करते हैं अपन स्टेप थर्ड की। बोलो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के बाद क्या बना, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। कैसे बना अभी समझें इसको। तो बेटा जी देखो, सबस्ट्रेट को हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर ही तो बदलोगे आप। तो उस स्ट्रक्चर बदलने के लिए हो सकता है कुछ पुराने बॉन्ड आप तोड़ रहे हो और नए बॉन्ड बनेंगे। तो जब पुराने बॉन्ड टूटेंगे, नए बॉन्ड बनेंगे, ये बॉन्ड का बनना और टूटना, उससे जो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट है वो चेंज हो जाएगी। सबस्ट्रेट जब चेंज हो गया तब वो क्या बन चुका है, प्रोडक्ट बन चुका है। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के लिए बेटा जी इस स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स, ब्रेकडाउन ऑब्लिक फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। तो पुराने बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। तो सबस्ट्रेट के ब्रेकडाउन होगा बॉन्ड का एंड फॉर्मेशन भी होंगे। तो कुछ बॉन्ड टूटेंगे, कुछ नए बॉन्ड बनेंगे और इसी का रिजल्ट होगा सबस्ट्रेट से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फाइनल जो स्टेप है, स्टेप फोर्थ बेटा जी, स्टेप फोर्थ, ये लो, स्टेप फोर्थ देख लो, ये रहा। फर्स्ट आ गया, सीक्वेंस में है, रिएक्शन ही है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, पहले जुड़ना, कॉम्प्लेक्स बनना, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनना, लास्ट में क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। तो जो रिक्वायरमेंट वाले बॉन्ड थे वो बन गए, जो काम के नहीं थे वो बॉन्ड टूट गए। तो ब्रेकडाउन और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड के बाद फाइनल रिजल्ट यही होगा। फोर्थ जो स्टेप है बेटा जी वो डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का क्या होगा, वियोजन होगा।
वियोजन का मतलब एंजाइम प्रोडक्ट से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो गया। अलग होने का मीन ही बेटा जी, जो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स था अब उसमें से प्रोडक्ट अलग हो गया, एंजाइम अलग हो गया, प्रोडक्ट बन गया। तो यहां कुछ नए बॉन्ड बने, ब्रेकडाउन हुआ उन सब से, जो सबस्ट्रेट था अब फॉर्म कर देगा अपना प्रोडक्ट, और एंजाइम एज इट इज उस रिएक्शन से क्या जाएगा बाहर। एंजाइम में बेटा जी कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा एंजाइम रिएक्शन के स्टार्ट में यूज हुआ था एज इट इज वैसा का वैसा एंजाइम आपको वापस से मिल जाएगा। और ये जो एंजाइम बाहर आया है, ये एंजाइम बेटा जी नाउ अवेलेबल फॉर अनदर रिएक्शन और अनदर सबस्ट्रेट। क्लियर? तो जो एंजाइम बाहर रिलीज हुआ, बाहर मुक्त हुआ, फ्री हुआ, वो वापस से नए सबस्ट्रेट को जोड़कर उससे भी क्या बना देगा, प्रोडक्ट बना देगा। तो एक एंजाइम, बार बार बोल रहा हूं, एक एंजाइम बेटा जी बार बार यूज होता है, रीयूज बोल सकते हो, जबकि हार्मोन एक बार के बाद फिर से यूज नहीं होगा, उसे यूरिन के साथ क्या कर दिया जाएगा, एक्सक्रीट। क्लियर है? तो ये इसके नेचर ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन की बच्चों अपन ने बात की। 4 स्टेप बिल्कुल सीधे से उस रिएक्शन से समझ लो। पहले सबस्ट्रेट आके एंजाइम की एक्टिव साइट से जुड़ता है, अभी मैं एक्टिव साइट की भी बात करूंगा। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा जो हाईली एक्टिव है, ट्रांजिएंट है, ऑब्लिगेटरी है, बनेगा, तभी फाइनली एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और फिर एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाएंगे। अब जो इसमें बता रहा था ये बॉन्ड बनना टूटना बेटा जी, देखो एक सिंपली अपन 2 स्टेप से मैं समझा देता हूं। ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड से डायग्रामेटिक बेटा जी समझ लेते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड्स, कैसे एंजाइम बंधों को तोड़ता है, कैसे नए बंध बनाता है। कैसे सिंपल से एग्जांपल से बेटा जी अपन, जैसे मान लो ये अपना एंजाइम है, ये क्या है, ये अपना एक एंजाइम मान लिया अपन ने, इसकी ये बेटा जी एक्टिव साइट है, ये क्या है, इसकी एक्टिव साइट है। ठीक है, ये जो 2 पॉकेट दिख रहे हैं ना, इन पॉकेट को अपन बोलते हैं एक्टिव साइट। अब यहां बॉन्ड को क्या कर रहे हो आप, ब्रेक डाउन कर रहे हो। ठीक है, ये मान लो आपके पास एक क्या है, एक सबस्ट्रेट है। ठीक है, ये बेटा जी हमने मान लिया एंजाइम, ये एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम से कौन जुड़ेगा, सबस्ट्रेट जुड़ेगा। तो हमें बॉन्ड का यहां ब्रेक डाउन करना है, तो देख लो बिल्कुल सिंपल, जहां जुड़ेगा बेटा जी वो साइट कौन सी है, ये जो पॉकेट दिख रहे हैं ना, ये पॉकेट ही एक्चुअल में क्या है, क्या है ज्ञानियों, यही है इस एंजाइम की एक्टिव साइट। एक्टिव साइट क्रेविसेस पॉकेट के रूप में होती है, दरारों के रूप में होती है। उन्हीं दरारों में आके कौन फंसेगा, कौन फिट होगा, सबस्ट्रेट फिट होगा। ये लो अगले स्टेज में बता दिया आपको। ये वही अपने पॉकेट, इसमें बेटा जी ये आके फिट कौन हो गया, ये सबस्ट्रेट फिट हो गए। ओके, ये लो ये सबस्ट्रेट आके इसमें फिट हो गया। फिट हो गया बेटा जी। अब जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, जो कैटालाइटिक पावर है, उस वजह से वो उसमें ऐसे कन्फर्मेशनल चेंज आएंगे कि इनके बीच का ये जो बॉन्ड है ये क्या हो गया, टूट जाएगा। और ये जो बीच में स्ट्रक्चर बनी है इसको मैं बोल सकता हूं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। फाइनल जो स्टेज है बेटा जी, इसमें लो फाइनली एंजाइम जो है अलग हो गया, और ये जो सबस्ट्रेट थे इनके बीच के बॉन्ड हमने क्या कर दिए, ब्रेक कर दिए। तो ब्रेक होने के बाद अब ये सबस्ट्रेट नहीं रहा, ये क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। तो ब्रेकडाउन की बात कर ली मैंने। और एंजाइम के जिस जगह पर आपका सबस्ट्रेट जुड़ता है वो बेटा जी एक्टिव साइट कहलाती है। ठीक है, और एक्टिव साइट आप बता सकते हो कि एक्चुअल में जो एक्टिव साइट है वो किस फॉर्म में होती है, लाइक पॉकेट्स एंड क्रेविसेस। क्रेविसेस को हिंदी में बोल देते हैं अपन दरार जैसी स्ट्रक्चर होती है। एंजाइम की बेटा जी जो एक्टिव साइट है वो लुक्स लाइक पॉकेट और क्रेविसेस।
उनमें जाके जुड़ा सबस्ट्रेट, जुड़ने पर अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, उस एंजाइम की एक्टिव साइट ने उसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस लाए जो भी, और ये बीच के बॉन्ड को उसने ब्रेक कर दिया। बॉन्ड ब्रेक होते ही अब स्ट्रक्चर ही बदल गई। देन सबस्ट्रेट को आप क्या बोलो, प्रोडक्ट। और एंजाइम बच्चों देखो, जैसा एंजाइम आपने स्टार्ट में यूज किया था एज इट इज वैसा एंजाइम आपको मिल गया है। अब एंजाइम फिर से नए सबस्ट्रेट को जोड़कर उसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है? चलो ब्रेकडाउन के बाद हम इसको फॉर्मेशन से भी समझ सकते हैं। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, नए बंधों का निर्माण। ब्रेकडाउन के बाद आ जाए फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, तो फॉर्मेशन भी करता है बेटा जी एंजाइम। फटाफट इसको वैसे ही समझ लो, ये लो अपना तो एंजाइम है आपका, तो ये जो है इसकी, ये दोनों क्या हो गई, इसकी एक्टिव साइट हो गई, सक्रिय स्थल हो गए, पॉकेट के फॉर्म में होते ही हैं। अब इन एक्टिव साइट के साथ ये आपके पास बॉन्ड बना रहे हो, ध्यान रखना बॉन्ड बना रहे हो। ये है एक सबस्ट्रेट, एक ये सबस्ट्रेट, ये आपका एंजाइम, और ये क्या आ गए, सबस्ट्रेट आ गए। शेप के अकॉर्डिंग है, हाँ हमें पता है सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग भी एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप चेंज होती है अकॉर्डिंग टू इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, जो कैसी थी, मोस्ट एक्सेप्टेबल थी बच्चों। अब जोड़ियो, देखे जोड़ लिया, ये लो बना दो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये बना। इसमें तो ये एक आ गया सबस्ट्रेट, इसमें बेटा जी ये दूसरा फिट हो गया। क्लियर? तो बन गया क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया ना। चलो फाइनली अब देख लो बेटा जी, जब बॉन्ड बन रहे ना तो एंजाइम की एक्टिव साइट थोड़ा सा बेंड होगी, ऐसे घूमेगी तो जो दोनों सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक दूसरे के पास आएंगे। पास आने से इनके बीच क्या बन जाएगा, इनके बीच बन जाएगा ये बॉन्ड। बस अब हमने इस एंजाइम को कर दिया अलग, और साथ में बन गया एक नया प्रोडक्ट। ये लो, ये बेटा जी इसके बीच में आ गया बॉन्ड। बस तो ये प्रोडक्ट है, ये आपका एंजाइम है। तो एंजाइम नए बॉन्ड बनाता भी है और बॉन्ड को ब्रेक भी करता है, दोनों रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और इस टाइप से बेटा जी वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एंजाइम वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा, अगली रिएक्शन को फिर से कैटालाइज करेगा। क्लियर है? तो हमने बच्चों मोड ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन की भी बात कर ली, नेचर ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन की भी बात कर ली, कि पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, देन प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम और प्रोडक्ट एक दूसरे से डिसोशिएट हो जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे, पृथक हो जाएंगे। अभी जो एक्टिव साइट वर्ड बार बार आना ना, सक्रिय स्थल, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं, फिर कल बेटा जी इसका जो लास्ट लेक्चर होगा उसमें जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी है, एंजाइम क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। कल ये चैप्टर एंजाइम आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर वही अपने जो अपनी स्टेप चलते हैं, उसके बाद इसकी मैं एनसीईआरटी रीडिंग लगाऊंगा, देन इसके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन हम मिलकर सॉल्व करेंगे। तो ये जो एक्टिव साइट वर्ड बार बार आ रहा है, एक छोटे से पॉइंट से इसको समझ लेते हैं बेटा जी। छोटी सी हेडिंग डालियो, बाइंडिंग साइट ऑन एंजाइम, बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम के बंधक स्थल, एंजाइम पर उपस्थित बंधक स्थल। बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग मतलब जो सबस्ट्रेट या किसी सबस्टांस से जुड़ता है उसको अपन बोल देंगे बाइंडिंग साइट। तो एक्चुअली बेटा जी जो एक्टिव साइट थी ना, ये सक्रिय स्थल, वो बाइंडिंग साइट ही तो था, क्योंकि उस एक्टिव साइट से कौन बाइंड हो रहा था, सबस्ट्रेट। अब बाइंडिंग साइट यहां एंजाइम के ऊपर बेटा जी जो हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे, आपके एंजाइम पर दो टाइप की बाइंडिंग साइट होती है, दो प्रकार की। एक तो जो अभी बार बार आप पढ़ रहे हो वो तो है एक्टिव साइट, सक्रिय स्थल, फर्स्ट तो एक्टिव साइट। एक और बेटा जी वर्ड आएगा कल के लेक्चर में, अपन इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, एलोस्टेरिक साइट। एंजाइम पर दो प्रकार के बाइंडिंग साइट होते हैं, दो प्रकार के बंधक स्थल होंगे। एक मैंने बोला एक्टिव साइट और दूसरा वर्ड लिखा अपन ने एलोस्टेरिक साइट। एक्टिव साइट तो बिल्कुल क्लियर रखो दिमाग में,
मेन तो यही है। एक्टिव साइट तो वो है जो क्या करेगा, इससे तो बेटा जी बाइंड विद सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जिससे जुड़ेगा वो साइट कौन सी होगी, एक्टिव साइट होगी। एक्टिव साइट किस रूप में होगी, इन फॉर्म ऑफ, अभी लिखाया था पॉकेट और क्रेविस, दरारों के रूप में होती है, पॉकेट्स के रूप में प्रेजेंट होती है। एंजाइम का वो स्थल, एंजाइम की वो साइट जहां वो जुड़ेगा सबस्ट्रेट से, वो उसकी एक्टिव साइट है, जो पॉकेट्स और दरार क्रेविसेस के रूप में होती है। एक्टिव साइट बेटा जी एक्चुअल में ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, और बोल सकते हैं इट्स सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो जो एक्टिव साइट है बेटा जी वो विशेष प्रकार के एमिनो एसिड की सीक्वेंस होती है, उन्हीं से मिलकर बना होता है। बोलते हैं 3 से लगभग 12 तक के अमाइनो एसिड इसमें होते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, एंजाइम है तो प्रोटीन है, प्रोटीन है तो किसका बना है, अमाइनो एसिड का बना है। जैसे वो डायग्रामेटिक अभी इसमें बता दें कि अपन ने बोला था एंजाइम प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर है बेटा जी, टर्शियरी स्ट्रक्चर बताई थी आपको, ऐसे वूलन बोल लाइक। तो जो अमाइनो एसिड है वो पूरे एक दूसरे के ऊपर फोल्ड हो गए, फोल्ड हो गए तो बीच में पॉकेट बन गए ना, पॉकेट क्रेविसेस। ये पॉकेट ही क्या है, एक्टिव साइट है। इन्हीं पॉकेट में आके कौन फंसेंगे, सबस्ट्रेट फंसेंगे। क्लियर। तो ये जो एक्टिव साइट है वो एमिनो एसिड, विशेष एमिनो एसिड का समूह है, या उन एमिनो एसिड की एक स्पेशल सीक्वेंस होती है, उन्हीं से मिलकर बना होता है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट जो है बेटा जी, इसी में एक्टिव साइट हैव कैटालाइटिक कैपेसिटी। एक्टिव साइट के पास ही क्या होती है, कैटालाइटिक उत्प्रेरकीय क्षमता होती है। कैटालाइटिक कैपेसिटी या कैटालाइटिक ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं। तो जो एक्टिव साइट है उसके पास कैटालाइटिक कैपेसिटी होती है, सक्रिय स्थल के पास उत्प्रेरकीय समूह होता है, उत्प्रेरकीय क्षमता होती है। और ये कैटालाइटिक एक्टिविटी बेटा जी क्या करती है, यही कैटालाइटिक एक्टिविटी क्या करेगी, हाँ, कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो कैटालाइटिक कैविटी ही इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगी प्रोडक्ट में। तो हम बोलते हैं ना कि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की जो कैपेसिटी है वो बेटा जी उसकी कैटालाइटिक कैपेसिटी है। और वो कैटालाइटिक कैपेसिटी कहां है, एक्टिव साइट पर है। इसलिए सबस्ट्रेट जब एक्टिव साइट से जुड़ेगा तो उसकी उत्प्रेरकीय क्षमता, कैटालाइटिक कैपेसिटी एक्टिवेट हो गई और वो उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगी प्रोडक्ट में। तो बात सीधी सी है, अगर किसी एंजाइम पर एक्टिव साइट ज़्यादा हो, मान लो एक एंजाइम पर 1 एक्टिव साइट है बच्चों, एक एंजाइम पर 5 एक्टिव साइट है, तो कैटालाइटिक कैपेसिटी ज़्यादा किसकी होगी, 5 वाले की। उसमें 5 सबस्ट्रेट जुड़ गए अलग अलग और 5 सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, सिंपल सी बात। तो कैटालाइटिक कैपेसिटी होती है वही सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगी प्रोडक्ट में। और बेटा जी जो नंबर ऑफ एक्टिव साइट है वो वेरी होते हैं, डिफर होते हैं, इनकी नंबर वेरी करती है इन डिफरेंट एंजाइम। तो हर एंजाइम में एक्टिव साइट अलग अलग होती है, जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट होगी उतनी ही बेटा जी उसकी कैटालाइटिक कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा प्रोडक्ट में। चलो ये तो अपन ने बात कर दी, मेन जो साइट है इसकी एक्टिव साइट। एक्टिव साइट की नंबर वेरी करेगी, डिफर होगी, 1 और मोर देन 1 भी हो सकती है। तो जो सबस्ट्रेट के साथ जुड़े एक्टिव साइट किस फॉर्म में, पॉकेट और क्रेविसेस के फॉर्म में होगा, दरार के रूप में। बना किसका है, विशेष प्रकार के एमिनो एसिड का, अलग अलग एमिनो एसिड की सीक्वेंस है। इसके पास क्या है, इसके पास कैटालाइटिक ग्रुप है, कैटालाइटिक कैपेसिटी है जो उस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देगी प्रोडक्ट में। वही क्षमता सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी कैटालाइटिक पावर होती है। और इनकी नंबर एक्टिव साइट की अलग अलग एंजाइम पर अलग अलग है। ज़्यादा एक्टिव साइट वाला एंजाइम होगा तो ज़्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। ये जो डायग्राम बना रहा था ये एक्टिव साइट वाला बेटा जी, ये जैसे ऐसे अपन यही समझ लें, एलोस्टेरिक में तो ज़्यादा कुछ नहीं करना अपने को। हाँ भाई, डायग्राम ऐसे फोल्ड होते हैं एक दूसरे के ऊपर, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है बेटा जी। ये लो
एक साइड में एन टर्मिनल होता है और एक सी टर्मिनल, ग्लोबुलर फोल्ड होते हैं। और ये जो बीच में इसके स्पेस है ना, ये वाले, ये इन्हीं पॉकेट्स को हम क्या बोलेंगे, एक्टिव साइट। क्रेविसेज और पॉकेट एक्टिव साइट है। इन्हीं पॉकेट और क्रेविसेज में आके कौन फंस गए, अलग अलग टाइप के सबस्ट्रेट फंस गए। ऐसे ये सबस्ट्रेट आके जुड़ जाएंगे बस। तो आपको जितने ज़्यादा ऐसे पॉकेट दिखेंगे उतने ज़्यादा क्या जुड़ेंगे, सबस्ट्रेट। चलो एलोस्टेरिक साइट की बात करते हैं बच्चों। ये भी एंजाइम पर ही प्रेजेंट है, इसको तो यहां से हटाते हैं। हट भाई, गया। चलो अब दूसरे एक्टिव साइट के अलावा दूसरी जो साइट है बेटा जी वो कौन सी है, वो है एलोस्टेरिक साइट। तो नाम पहले देखो, मेन साइट एक्टिव साइट एलोस्टेरिक होती है अदर देन एक्टिव साइट। एंजाइम पर एक्टिव साइट के अलावा जो साइट है वो कहलाएगी एलोस्टेरिक साइट, अदर देन एक्टिव साइट। और इस पर सबस्टेंस अदर देन सबस्ट्रेट, सबस्टेंस अदर देन सबस्ट्रेट बाइंड विद एलोस्टेरिक साइट, बाइंड विद एलोस्टेरिक साइट। तो सबस्टेंस अदर देन सबस्ट्रेट बाइंड विद एलोस्टेरिक साइट बच्चों, क्रियाधार के अलावा, सबस्ट्रेट के अलावा जो अन्य सबस्टेंस है वो जाके जुड़ेंगे, कहां जुड़ेंगे, एलोस्टेरिक साइट से जुड़ेंगे। तो मेन साइट तो एक्टिव साइट है, उससे तो कौन जुड़ रहा है, उससे सबस्ट्रेट जुड़ रहा है आपका। सबस्ट्रेट के अलावा क्या है वो कल के लेक्चर में आपको बताऊंगा मैं। सबस्ट्रेट के अलावा बेटा जी जो सबस्टेंस है, जो दूसरे अन्य पदार्थ है, वो जाके जुड़ते हैं किस साइड से, एलोस्टेरिक साइड से। क्या रोल है, क्या सब आएगा, वो कल अपन डिस्कस करेंगे। जैसे मैं बता दूं कि मान लो बेटा जी अपना एंजाइम है, ये एक एंजाइम ऐसे ही बना के अपन ने समझ लिया। इस एंजाइम में बच्चों ये हमने बता दी, ये तो इस एंजाइम की है एक्टिव साइट, ये तो इसकी क्या है, एक्टिव साइट। और अदर देन एक्टिव साइट, मान लो इस एंजाइम में बेटा जी एक और ये साइट दिख रही है, ये वाली, ये हमने मान ली क्या है इसकी, एलोस्टेरिक साइट, इसकी एलोस्टेरिक साइट है। तो एक्टिव साइट के अलावा दूसरी है वो एलोस्टेरिक है। अब मान लो आपका ये सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है, तो सिंपल सी बात है सबस्ट्रेट तो कहां जुड़ेगा, एक्टिव साइट पे। जहां सबस्ट्रेट जुड़े वही एक्टिव साइट है, ये जुड़ा। अब सबस्ट्रेट के अलावा कुछ और भी ऐसे सबस्टेंस पदार्थ होते हैं, इनको बेटा जी एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर बोलते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे मान लो ये बनाया मैंने ऐसे, ये बेटा जी आके जुड़ा इस जगह, इन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर, इन सबस्टेंस को बोला जाता है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। जो अदर देन सबस्ट्रेट होते हैं, जो क्रियाधार के अलावा होते हैं, अतिरिक्त होते हैं, वो जाके जुड़ेंगे इस एलोस्टेरिक साइट पर। क्या करते हैं ये, कौन सी एक्टिविटी पर इफेक्ट डालेंगे, इनका जुड़ना नहीं जुड़ने से सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट की बाइंडिंग कैपेसिटी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इस एंजाइम के थर्ड और लास्ट लेक्चर में, जो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा बेटा जी मैं कल। तो दो बाइंडिंग साइट है जिस पर आपका सबस्ट्रेट जुड़ता है, वो मेन एक्टिव साइट है। अदर देन सबस्ट्रेट के कोई भी सबस्टेंस जुड़ता है वो एलोस्टेरिक साइट है, और उन सबस्टेंस को नाम ही क्या दे दिया, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। क्लियर। तो आज के लेक्चर में बेटा जी हमने बात की एंजाइम के क्लासिफिकेशन की, उसकी 6 इंपॉर्टेंट क्लासेज के बारे में बात की। एंजाइम थ्योरीज में आप इंड्यूस्ड फिट थ्योरी आ गई, लोक एंड की थ्योरी की बात की, नेचर ऑफ एंजाइमेटिक एक्शन के 4 अलग अलग स्टेप आप लोगों को बताए। कल के लेक्चर में बेटा जी अपन इस चैप्टर को कंप्लीट बाइंड अप करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वही, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टडी में व्यस्त रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू, जय हिंद।